मतलब मैंने खुद दसिया कि हाँ मैं तो चलाता है। मैं कहा कोई नहीं तुसी चला लियो, मैं पीछे बैठ जाऊंगी। वीडियो देखने के बाद इतना तो समझ आ रहा होगा कि ये किसी नई नवेली दुल्हन की वीडियो है जो दुल्हन के जोड़े में सज संवर कर अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक कर रही है। शायद ये वीडियो क्लिप आपने पहले भी देखी होगी। एक समय ये रील काफी वायरल हुई थी। अब अगर हम आपसे कहें कि रील में दिख रही ये प्यारी सी दुल्हन इस दुनिया में नहीं रही, तो क्या आप यकीन करेंगे? पहली बार हमारे लिए भी यकीन करना मुश्किल था, लेकिन सत्य आपके इनकार से कभी नहीं बदलता है। तो आखिर ये लड़की कौन थी? ऐसा क्या हुआ कि शादी के चंद महीने बाद ही कफन लड़की का मुकद्दर बन गया? इन सब के पीछे का जिम्मेदार कौन था और उन लोगों के साथ क्या हुआ? चलिए जानते हैं दिल दहला देने वाली इस लड़की की पूरी कहानी। केस को बेहतर ढंग से जानने के लिए जरूरी है ये जानना कि इस वीडियो के पीछे की कहानी क्या है। पहली बार ये रील 2024 के अंत महीने में वायरल हुई थी। दुल्हन के जोड़े में सज संवर रही लड़की के क्यूट अंदाज ने तब सभी का दिल जीत लिया था। वायरल वीडियो की पड़ताल करने पर सामने आया कि वीडियो में दिख रही दुल्हन का नाम नेहा देवी है। नेहा अपने परिवार वालों के साथ पंजाब के रूपनगर जिले के आनंदपुर साहिब में रहा करती थी। परिवार वालों के मुताबिक नेहा बचपन से ही काफी तेज और मिलनसार किस्म की लड़की थी। यही वजह थी कि नेहा परिवार के साथ साथ सभी जानने वालों की फेवरेट थी। वैसे तो नेहा का जन्म हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन जैसे जैसे नेहा की उम्र बढ़ती है उसका झुकाव सिख धर्म की तरफ होता चला जाता है। एक समय बाद वो अपने माता पिता से सिख धर्म में कन्वर्ट होने को लेकर बात करती है। शुरू में परिवार वाले नेहा की इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बेटी के सिख धर्म के प्रति आस्था देखकर परिवार वाले भी उसे सिख धर्म अपनाने की इजाजत दे देते हैं। परिवार वालों की रजामंदी मिलते ही नेहा पास के गुरुद्वारे में जाकर अमृत ग्रहण करते हुए ऑफिशियली सिख धर्म को ज्वाइन कर लेती है। नेहा ने सिख धर्म 2023 से 24 के आसपास अपनाया था। ये बात साल 2024 की है। नेहा की उम्र शादी की हो रही थी, इसलिए नेहा के माता पिता तय करते हैं कि अब बेटी के हाथ पीले कर देने चाहिए। परिवार वाले नेहा से इस बारे में बात करते हैं। परिवार वालों के फैसलों पर नेहा भी अपनी सहमति जताती है। इसके बाद नेहा के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश शुरू हो जाती है। नेहा के पिता को कहीं से जानकारी मिलती है कि हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ के रामपुर में एक फैमिली है जो अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की की तलाश कर रही है। बेटा आर्मी में है। लड़के का नाम था संजीव कुमार। नेहा के परिवार वालों को यह रिश्ता पहली ही नजर में भा जाता है। वो बात आगे बढ़ाने के लिए संजीव के परिवार से संपर्क करते हैं। संजीव के परिवार में उसके माता पिता के अलावा 2 बहनें भी थीं। जब नेहा के माता पिता इस रिश्ते के बारे में संजीव के घर वालों से बात करते हैं तो नेहा को देखते ही वो लोग इस रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं। शादी से पहले लेन देन की कोई खास बातचीत नहीं होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजीव के माता पिता ने भी तब बहुत ज्यादा डिमांड नहीं की थी। फिर भी नेहा के माता पिता अपने स्तर से बेटी दामाद को तोहफे के रूप में जरूरी सामान, कुछ पैसे, ज्वेलरी इत्यादि देने की बात स्वीकार करते हैं। सब कुछ तय होने के बाद नवंबर 2024 में नेहा की शादी संजीव कुमार से हो जाती है। नेहा के माता पिता अपने वादे के मुताबिक बेटी को सभी जरूरी सामान, कुछ कीमती तोहफे इत्यादि के साथ विदा करते हैं। साथ ही अपने दामाद को भी अपने स्तर से पैसे देते हैं। नई जिंदगी की शुरुआत और मन में बेशुमार सपने लेकर नेहा अपने माता पिता से विदा होकर ससुराल में रहने चली जाती है। दुल्हन के लिबास में नेहा की जो वीडियो इंटरनेट की दुनिया में वायरल हुई थी वो इसी समय की थी जब शादी वाले दिन नेहा ब्यूटी पार्लर में सज संवर रही थी। नेहा की क्यूटनेस पर सभी फिदा हो गए थे। नेहा को करीब से जानने वालों के मुताबिक शादी के पहले हफ्ते में नेहा की जिंदगी ससुराल में काफी अच्छे से बीतती है, लेकिन दूसरे ही हफ्ते से नेहा को ससुराल वालों का रवैया बिल्कुल बदला हुआ लगने लगता है। केवल 1 हफ्ते बाद नेहा को दिन भर किचन में ढेर सारे काम करने को दे दिए जाते हैं। नेहा को लगता है कि शायद 2-4 दिन बाद स्थिति संभल जाएगी, लेकिन बीतते समय के साथ लोगों का व्यवहार बदलने की बजाय और क्रूर होता चला जाता है।
नेहा के सास ससुर और ननद के साथ साथ कुछ करीबी रिश्तेदार बात बात पर नेहा को ताना देना शुरू कर देते हैं। खबरों के मुताबिक इन सब से नेहा बहुत परेशान रहने लगती है और वो अब एक दिन अपने पति संजीव से इस बारे में बात करने का फैसला करती है। संजीव ने अब तक मुंह खोलकर नेहा से दहेज के बारे में कभी बात नहीं की थी, इसलिए नेहा को उम्मीद थी कि शायद पति से बात करेगी तो वो अपने माता पिता को समझाएंगे और शायद बात बन जाएगी। लेकिन उम्मीद से उलट जैसे ही नेहा संजीव से ससुर की ओर से मिल रहे ताने और दहेज की मांग के बारे में बात करती है, संजीव कहता है कि माता पिता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें अपने माँ बाप से एक कार और पैसे मांगने ही होंगे यहाँ पर। नेहा टूट जाती है और ना चाहते हुए भी मजबूर होकर अपनी माँ से ससुराल वालों की डिमांड के बारे में बात करती है। नेहा की बातों को सुनकर उसकी माँ कहती है कि शादी के समय तो उन लोगों ने ऐसी कोई डिमांड नहीं करी थी। उन लोगों ने खुद ही कहा था कि आप जो भी देंगे हमें स्वीकार होगा। शायद तुमसे कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम कुछ दिन सब्र करो, परिवार वालों को समझो, सब ठीक हो जाएगा। नेहा की माँ की इन बातों में कहीं ना कहीं एक मजबूरी भी थी। वो एक महंगी कार तथा और ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए बेटी को ही समझाने की सलाह देती हैं। नेहा को अपने परिवार वालों की मजबूरी और हैसियत का अच्छे से अंदाजा था। वो माँ की बातों को सुनकर चुप हो जाती है और अब यहाँ से ससुराल में मिलने वाले सभी तानों को सुनकर जीना सीखने लगती है। इन सब में 1 महीने से ज्यादा का समय बीत जाता है। अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक बीतते समय के साथ जब संजीव और उसके माता पिता को लगने लगता है कि नेहा के घरवाले उनकी डिमांड पूरी नहीं कर रहे हैं, तब ये लोग नेहा के प्रति अब और ज्यादा बुरा व्यवहार करने लगते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो नेहा के साथ मारपीट भी शुरू हो जाती है। अपने परिवार वालों की खुशी की खातिर नेहा ये सोचकर सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती रहती है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, बल्कि समय के साथ चीजें और भी ज्यादा बिगड़ती ही जाती हैं। शादी के बाद नेहा मन में बेशुमार सपने लेकर आई थी, लेकिन ससुराल में आते ही सास ससुर के ताने, दिन रात किचन में खड़े रहना तथा पति समेत परिवार के दूसरे सदस्यों का दुर्व्यवहार ही उसका मुकद्दर बन गया था। अब तक शादी को लगभग 5 महीने बीत चुके थे। एक तरफ नेहा की शादी के समय वाली वायरल वीडियो अब तक लोगों को गुदगुदा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वही नेहा दिन रात रोकर गुजार रही थी। सोशल मीडिया की दुनिया का एक पहलू ये भी है, दुनिया जिसकी वीडियो देखकर हंस रही थी, वो अकेले में दिन रात घुट रही थी। नेहा के परिवार वालों को भी बेटी की घुटन का कुछ कुछ अंदाजा होने लगा था, लेकिन वो लोग चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे थे। इन सब के बीच लगभग 19 अप्रैल 2025 को रात के लगभग 8:45 के करीब नेहा की मां के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से फोन आता है। जैसे ही नेहा की मां फोन उठाती हैं, दूसरी तरफ से एक आवाज आती है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप लोग जल्द से जल्द यहां आ जाइए। ये फोन नेहा के ससुराल से उसके किसी पड़ोसी ने किया था। पड़ोसी ने ऐसा क्या देख लिया कि उसने नेहा के खराब हालत की जानकारी उसके माता पिता को दी? इस बारे में मीडिया में या पब्लिकली कुछ भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पड़ोसी की इन बातों को सुनकर नेहा के माता पिता और परिवार के कुछ और सदस्य भागते हुए नेहा के ससुराल जाते हैं। वहां पहुंचकर बेटी की हालत देखकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं। नेहा अपने कमरे में बिल्कुल बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। परिवार के बाकी सदस्य दूसरे कमरे में बैठे हुए थे, यहां तक कि नेहा का पति भी उसके साथ नहीं था। बेटी की ये हालत देखकर तुरंत परिवार वाले उसे लेकर पास के ही एक अस्पताल में जाते हैं। इस समय नेहा का पति संजीव भी उन लोगों के साथ अस्पताल जाता है। जैसे ही लोकल हॉस्पिटल में बताया जाता है कि नेहा की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, तो नेहा को दूसरे अस्पताल में ले जाने से पहले ही उसका पति वहां से चला जाता है। इसके बाद नेहा को लेकर उसके परिवार वाले पीजीआई चंडीगढ़ के लिए निकल जाते हैं। पीजीआई चंडीगढ़ इन लोगों के घर से काफी दूरी पर स्थित था, इसलिए यहां तक पहुंचने में कई घंटे निकल जाते हैं। ये लोग 20 अप्रैल की सुबह नेहा को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। यहाँ डॉक्टर नेहा की स्थिति को देखते हुए कहते हैं कि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है
और शायद इसे बचाना भी मुश्किल होगा। फिर भी उम्मीद के सहारे नेहा को एडमिट करवाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। डॉक्टर बताते हैं कि नेहा ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है, इस कारण उसकी हालत ऐसी हो गई है। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि जहर थोड़ा नहीं बल्कि काफी ज्यादा मात्रा में उसके शरीर में है, इसलिए स्थिति हद से ज्यादा नाजुक है। नेहा के परिवार वाले ये बातें सुनकर परेशान हो जाते हैं। तुरंत ही इस बात की जानकारी सोलन पुलिस स्टेशन में जाकर देते हैं। परिवार वालों के बयान के आधार पर पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज कर ली जाती है, लेकिन अब तक पुलिस के पास किसी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए ना तो ठोस वजह थी और ना ही सबूत। इधर नेहा का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चलता रहता है, लेकिन हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते ही चले जाते हैं और 5 दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ते हुए दुनिया को हंसाने वाली नेहा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। मौत का कारण जहर के ओवरडोज की वजह से ऑर्गन फेलियर का होना था। नेहा की मौत के बाद परिवार वाले ससुराल वालों पर आरोप लगाते हैं कि ससुराल वालों की ओर से मिल रहे ताने और दहेज की डिमांड की वजह से नेहा परेशान हो गई थी। उसके साथ मारपीट की जाने लगी थी। इस कारण मजबूर होकर नेहा ने अपनी जान लेने जैसा कदम उठाया। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि नेहा ने खुद ही जहर नहीं पिया था, बल्कि उसे किसी दूसरे ने जबरदस्ती जहर पिला दिया था। इसके पीछे की दलील ये दी जाती है कि जितनी अधिक मात्रा में नेहा के शरीर में जहर मौजूद था, उतनी अधिक मात्रा में कोई व्यक्ति शायद ही खुद पी पाएगा। उसे या तो किसी ने जबरदस्ती ये सब कुछ पीने पर मजबूर किया या दूसरे ने पिलाया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि नेहा तो दिन रात घर में ही रहती थी, तो फिर उसके पास इतनी अधिक मात्रा में जहर कहां से आया। खैर, अलग अलग अटकलों के बीच नेहा का पोस्टमार्टम किया जाता है। फिर शव को परिवार के हवाले कर दिया जाता है। परिवार वाले शव को पीजीआई के बाहर ही रखते हुए अपनी कुछ डिमांड के साथ स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। उन लोगों की सबसे बड़ी डिमांड थी कि नेहा के सास ससुर, उसके पति और परिवार के कुछ और सदस्यों के खिलाफ नेहा की जान लेने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए और उन पर कार्रवाई हो। जैसे ही नेहा के परिवार वाले धरने पर बैठते हैं, बात मीडिया तक पहुंचती है। मीडिया से होते हुए आला पुलिस अधिकारियों तक भी ये खबर चली जाती है। इसके बाद लोकल पुलिस आकर परिवार वालों से बात करते हैं। उन्हें संजीव समेत उसके माता पिता तथा दूसरे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए एफआईआर दर्ज करते हैं। नेहा के परिवार वालों की ओर से बयान दिया जाता है कि शादी के बाद नेहा को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। उसके साथ शारीरिक हिंसा भी की जा रही थी। इसके अलावा मानसिक रूप से भी उसे काफी परेशान किया गया था। इस बयान के आधार पर नेहा के पति संजीव कुमार, सास तेज कौर, 2 रिश्तेदार करमचंद तथा राज सिंह और संजीव की 2 बहनों के खिलाफ मामला दर्ज होता है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस वाले नेहा के पति, सास और दोनों रिश्तेदारों को तत्काल गिरफ्तार कर लेती है, जबकि दोनों बहनें कुछ दिनों तक लापता रहती हैं। लेकिन पुलिस की दबिश के बाद इन दोनों बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के बाद जब संजीव तथा परिवार के दूसरे सदस्यों से पूछताछ होती है, तो ये लोग बयान देते हैं कि इन लोगों ने नेहा के साथ किसी तरह की कोई हिंसा या मारपीट नहीं की थी। ना ही इन लोगों ने दहेज तथा महंगी गाड़ी की मांग की थी, बल्कि शादी के कुछ दिनों बाद ही पति पत्नी में छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाइयां होने लगी थी। ससुराल वाले उल्टा नेहा पर ही आरोप लगाते हैं कि उसने लड़ाई के बाद पहले भी कई बार जान देने की कोशिश की थी, लेकिन वक्त रहते घर के सदस्यों ने उसे बचा लिया था। हमेशा की तरह 19 अप्रैल को भी नेहा की पति से लड़ाई होती है और इस बार बात ज्यादा बढ़ने की वजह से वो एक बार फिर से जान देने की कोशिश करती है। अब इस मामले में नेहा के ससुराल वाले कहां तक सच बोल रहे हैं, उसका खुलासा तो आने वाले समय में पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल कुछ सवाल उठ रहे हैं, जिससे नेहा के ससुराल वाले ही कटघरे में खड़े नजर आते हैं। जैसे नेहा के पास जहर कहां से आया? अगर नेहा पहले भी जान देने की कोशिश कर चुकी थी, तो अब तक इस बारे में एक भी पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई गई? जब नेहा की हालत खराब हुई तो परिवार के दूसरे सदस्य उसे हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गए? नेहा के माता पिता को खुद ही फोन क्यों नहीं किया गया? इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो फिलहाल तो सभी आरोपी जेल में बंद हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आगे मामले में अदालत में सुनवाई होगी।
फिर आरोप तय किए जाएंगे, तब जाकर आरोपियों को सजा होगी। अब ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि असली गुनहगार कौन है और गुनहगारों को क्या सजा मिलती है। वैसे तो अदालत की कोई भी सजा नेहा के माता पिता के लिए उसके जाने के गम को खत्म नहीं कर पाएगी, लेकिन सजा जरूर ऐसी मिलनी चाहिए जिससे दहेज लोभियों की रूह कांप जाए और समाज में एक संदेश जाए, इस कामना के साथ कि नेहा की आत्मा को शांति मिले और उसके दोषियों को सजा हो। कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं। आगे इस मामले में अदालत का जो भी फैसला होगा हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि दहेज लोभियों को क्या सजा मिलनी चाहिए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें।